नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार एक बार फिर से आप सभी का नव बिहार पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 जो हिस्ट्री का है उसके आंसर राइटिंग पे और शॉर्ट नोट्स पे। जैसा कि मैंने जब जीएस पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस किया था उस टाइम पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए थे कि जो सिलेबस है अगर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी के साथ अगर पढ़ाई करें तो हम लोग शुरुआत में ही 7-8 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से 3 क्वेश्चंस आने ही आने हैं उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। और उसको अगर बहुत अच्छे से अगर उसका नोट्स बना लिया जाए, शॉर्ट नोट्स बना लिया जाए, तो आप समझिए कि जो 3 क्वेश्चंस मैंडेटरी होते हैं लिखने वो पहले ही आप आउट कर सकते हैं। इसके अलावा बैकअप के लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लेना है। तो उसी सीरीज में चलते हुए आज मैं शॉर्ट नोट्स लेकर आया हूँ। जो पहला उसमें है कला से रिलेटेड। जैसे सिलेबस में 3 कला है, मौर्य, पाल और पटना कलम। इस 3 में से एक न एक आना ही है। जो प्रीवियस 2 ईयर्स में जैसे आप 65 और 66 का देख लेंगे, जो 2 क्वेश्चंस आ रखे होंगे कला में उससे डिफरेंट वाले की आने की संभावना ज़्यादा है। हाँ, लेकिन कई बार रिपीट भी करता है। जैसे कि मान लीजिए 66 में जो पूछा वही 67 का जो मेंस होने वाला उसमें ही पूछ सकता है। तो बेटर रहेगा कि आप तीनों को बहुत ही डिटेल में पढ़ ले और उसका एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर ले। तो इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं मौर्य कला, पटना कलम और पाल कला तीनों का शॉर्ट नोट्स जो मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था उसी शॉर्ट नोट्स को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मौर्य कला को। देखिए, क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है। जब आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे ना तो मौर्य कला से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, लेकिन उसमें आपसे ये पूछ सकता है कि इस पे बौद्ध धर्म का प्रभाव क्या क्या था। कुछ भी डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा डिफरेंस कर सकता है या वर्तमान से लेके भी पूछ सकता है। तो सबसे बेसिक नीड क्या है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड, मौर्य कला से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, फिगर हैं या फिर कंटेंट है वो आपको आनी चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए। वो जब आपको याद रहेगा उसके बाद ही जाकर आप जो उस समय एट द रैंडम जो आपको क्वेश्चन आएगा उससे रिलेट करके आप लिख पाएंगे। तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत डिफरेंस क्वेश्चन हो वो आप 10-15 क्वेश्चन लिख के रट्टा मारे। तो इसका सबसे जो बेस्ट तरीका वो ये है कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड एक शॉर्ट नोट्स जिसमें कंटेंट पूरा हो वो पूरा लिख लें, पॉइंट वाइज, जो आपको याद करने में ईजी रहेगा। और रिवीजन भी जब लास्ट मोमेंट पर आप रिवाइज भी कीजिएगा उसमें भी आपका बहुत आसानी होगा। और उसके बाद जो आए थोड़ा बहुत चेंजेस करके लिख देना है। इतना तो मतलब आप लिखते लिखते आपको आ ही जाएगा। तो देखिए कैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया। जो इसमें स्टार्टिंग का है, आप यही मतलब फाइनल नहीं है, आप इसमें चाहे तो कुछ ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और कुछ मतलब इससे अगर आपको रिलेवेंट नहीं लगता है तो आप इससे कुछ हटा भी सकते हैं। मैं जो लिखा हूँ आपसे शेयर कर देता हूँ। मौर्य कला पर लिखा है तो सबसे पहले जब भी आए तो कला का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे कि कला क्या होता है। कला के बारे में थोड़ा बहुत 1-2 लाइन में लिखेंगे जो कि इंट्रो पार्ट में आता है। तो यहाँ पे मैंने उसी टाइप से लिखा है, कला किसी भी देश अथवा काल की संस्कृति की वाहिका होती है। कला एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करता है। उसके बाद मौर्य कला से पूछ रहा है तो मौर्य कला का थोड़ा विशेषता बता देते हैं कि हड़प्पा काल के बाद सर्वप्रथम मौर्य काल में ही कला और एवं स्थापत्य का स्वरूप स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। क्यों, वो भी थोड़ा मैंने 1-2 लाइन में बता दिया है। उसके बाद मौर्य कला में किस किस चीज़ का प्रयोग हुआ जिस वजह से वो कला चिरस्थायी होगी उसको 1-2 लाइन में बताया है। उसके बाद मैं मौर्य कला की विशेषता पे आ गया हूँ। तो मौर्य कला की जो विशेषता है उसे मैं मतलब डायग्राम के फॉर्म में दिखा सकते हैं, आप इसे चाहे तो किसी और फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। और इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइए कि पैराग्राफ में लिखे या पॉइंट फॉर्म में लिखें। आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों मिक्स करके लिखते हैं तो और अच्छा है। और मार्क्स जो है वो आपके कंटेंट पे मिलता है, इस पे नहीं। हाँ, जहाँ इंपॉर्टेंट हो फिगर जरूर डालें। जैसे कला है तो इसमें जगह जगह फिगर डालना है। यहाँ पे आप मौर्य कला को 2 भाग में डिवाइड करके दिखा सकते हैं। और ये जो कंटेंट मैंने शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम में उठाया था तो मैं जो आपको बताया हूँ समग्र बिहार वाला जो केबीसी नैनो वाला बुक है उसी से मैं भी पढ़ा था, आप उससे पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है और अच्छे मतलब साधारण शब्दों में है तो आसानी होगी। तो मौर्य कला को देखिए राजकीय कला और लोक कला में डिवाइड किया है। राजकीय कला को भी राजप्रसाद, स्तूप, स्तंभ, चैत्य विहार, मूर्ति कला, लोक कला को भी इस 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फिर इस टाइप से मैंने लिखा है, जैसे अगर पूरा डिटेल लिख लूँ तो मुझे भी याद नहीं रहता। तो राजप्रसाद में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, किसके द्वारा ये निर्मित था,
कितने स्तंभ थे, इसकी फर्श और छत पे क्या विशेषता थी, क्या कितना लंबा कितना चौड़ा था, मेगास्थनीज ने क्या कहा है। तो इस टाइप से मैंने पॉइंट में लिख लिया ताकि रिवीजन के टाइम पे भी मैं इसे पढूं। इसमें से अब सारा तो याद रहेगा नहीं, लेकिन अगर 10-15 पॉइंट लिखे हैं वहाँ पे अगर 6-7-8 पॉइंट पे याद रहेगा तो अगर उतना लिख लेता हूँ तो अच्छा है, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। और हाँ, चित्र बनाना ना भूलें, चित्र जरूर बना दें। तो आप कहीं से भी राजप्रसाद का गूगल से या कहीं से भी आप उठाकर एक चित्र छोटा सा भी, बहुत अच्छा नहीं लेकिन छोटा सा भी चित्र बना देते हैं तो आपका थोड़ा सा आंसर में वैल्यू एडिशन हो जाता है। जो आप 1-2 पॉइंट मिस करेंगे, लेकिन अगर आप फिगर डाल देते हैं और 6-7-8 पॉइंट भी लिख देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। राजप्रसाद के बाद स्तूप से रिलेटेड जो स्तूप वगैरह है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे सबसे पहले स्तंभ का है, स्तंभ कैसा होता था, कितने प्रकार का स्तंभ होता था, और स्तंभ का मैंने यहाँ पे फिगर भी बनाया है, देख सकते हैं आप। फिर जो भी उसकी विशेषताएं थी स्तंभ की वहाँ यहाँ पे लिख दिया हूँ। फिर स्तूप पे आते हैं, स्तूप का भी मैंने फिगर यहाँ पे दिया है और स्तूप के बारे में थोड़ा बताया है कि कैसे कैसे स्तूप मतलब किसे कहते हैं। फिर कुछ शरीर पे जो बना और फिर कुछ उनके द्वारा जो उपयोग किए गए वस्तुओं पे बना उसको थोड़ा डिफाइन किया हूँ। और जो स्तूप का प्रमुख भाग होता है जिसे फिगर में दिखाकर और इधर उस भाग के बारे में 1-1 2-2 लाइन लिख दिया हूँ ताकि ये याद रहेगा। अब सारा तो नहीं लिख पाऊंगा लेकिन इसमें से 4-5 भी अगर वहाँ पे लिख देते हैं और फिगर बना देते हैं तो अच्छा है। इसके बाद मौर्य कला का जो स्तूप के बाद जो चैत्य और गुहा विहार है, ये भी इसका भी शॉर्ट नोट्स लिखा है। यहाँ पर मैंने फिगर का जगह दे दिया लेकिन फिगर नहीं बनाया हूँ। आप यहाँ पर फिगर ज़रूर बना लें क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर फिगर नहीं बनाते हैं तो मार्क्स कटेंगे। ये तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था तो यहाँ पे स्किप कर दिया था, लेकिन एग्जामिनेशन में फिगर बनाया था। इसके बाद मूर्ति कला का क्या क्या विशेषता था उस टाइम पे वो लिखा हूँ। और निष्कर्ष, कोई भी आंसर जब आप लिखेंगे तो उसमें निष्कर्ष जरूर लिखें। निष्कर्ष से पहले अगर वर्तमान स्थिति या फिर कुछ चुनौतियां हैं उसको भी डालें और एक मतलब बहुत अच्छा बेहतरीन निष्कर्ष लिखें, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं। तो इस तरह से आप अपने आंसर को मतलब फाइनलाइज कर सकते हैं। और चैत्य और विहार में डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं कि चैत्य मुख्य रूप से जो उनका पूजा करने का जो स्थल होता था उसे कहते थे। तो इस टाइप से आपको किसी भी बुक में भी कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन इस तरह से अगर आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो मौर्य कला से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका छूटेगा नहीं। इसके बाद देखिए पाल कला पे आते हैं। पाल कला में देखिए उसका भी इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखा हूँ मैं। कला मानवीय कल्पनाओं का मूर्त रूप होता है। पाल युग में कला अधिक मजबूती मिली। प्रमुख केंद्र क्या क्या थे। पाल शासक किस धर्म के संरक्षक थे, इसलिए किस धर्म का विशेष प्रभाव मिलता है वो भी यहाँ पे लिखा है। इसकी टाइमिंग क्या थी या फिर किन शासकों द्वारा इसका विकास हुआ वो लिखा। फिर पाल कला को की जो विशेषता है उसको मैंने 3 भाग में डिवाइड किया, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला में। स्थापत्य कला में किन किन चीज़ों पर देखते हैं, महाविहार, स्तूप, चैत्य, मंदिर। मूर्ति कला में मृद मूर्ति, कांस्य का, पत्थर का। चित्रकला में पांडुलिपि, भित्ति चित्र। इसके बाद कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगे तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में लिख दिया था। महाविहार क्या है, उसमें क्या क्या उसकी विशेषता है, उसका चित्र भी। और फिर स्तूप का यहाँ पे विशेषता थोड़ा बहुत डिफरेंस है, आप बुक से देख सकते हैं, लेकिन मौर्य में मैं लिखा था इसलिए मैं यहाँ पे स्किप कर दिया हूँ यहाँ पे उसका चित्र। लेकिन एग्जामिनेशन में आप स्किप ना करें, ये चित्र जरूर बनाएं और विशेषता भी लिखें। चैत्य के बारे में कुछ डिफरेंट विशेषता थी वो लिख दिया, फिगर यहाँ पे दिया हूँ। मंदिर के बारे में भी कि मंदिर की क्या विशेषता थी उस टाइम पे, तो मुख्यतः नागर शैली होती थी, धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक था और कुछ उदाहरण, ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिखा हूँ। फिर पाल कला में आगे क्या लिखना है, तो जैसे मूर्ति कला पे, तो मूर्ति कला में मृद मूर्ति में क्या क्या था, कांस्य मूर्ति में क्या क्या था, चित्रकला में भित्ति चित्र, पांडुलिपि में क्या क्या था, ये सारा डिटेल दिया है। उसके बाद पाल कला में क्या क्या चुनौतियाँ रही, क्यों उसका ज़्यादा बाद में उसका विकास क्यों अवरुद्ध हुआ, वर्तमान स्थिति कैसा है, निष्कर्ष क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। तो आप जो चीज़ें जैसे चुनौतियां, वर्तमान स्थिति, निष्कर्ष, ये आप खुद भी बुक से देख सकते हैं या खुद भी कई जगह से कंटेंट आपको मिलता है। तो उस आधार पे ये मन में मतलब एट द टाइम आपके मन में क्या आ रहा है तो उस अपने शब्दों में आपको लिखना है। इससे आपका लेखन शैली भी सुधरेगा। और जो यहाँ पे है जो शॉर्ट नोट्स, उससे अगर आपको हेल्प लेना चाहे तो आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद पटना कलम पे आते हैं। तो पटना कलम जो है इसका भी इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा हूँ, कब इसका विकास हुआ,
थोड़ा सा इसका जब आप बुक पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा आप उसका हिस्ट्री भी जान सकते हैं कि पटना कलम का विकास कैसे कैसे हुआ है, जब औरंगजेब के टाइम से लेकर जब उसने कला का पर खर्च करना बंद कर दिया तो कैसे कैसे कलाकार वहाँ से कहाँ कहाँ घूमते हुए फिर पटना पहुँचे, और पटना के जो धनाढ़ व्यापारी लोग थे उन्होंने कैसे इसे संरक्षण दिया। थोड़ा आप हिस्ट्री पढ़ लेगी, हो सकता है पटना कलम पूछते पूछते उसका हिस्ट्री पूछ दे, तो हिस्ट्री भी देख लिया। हिस्ट्री इसमें मेंशन नहीं है, इसमें बस इंट्रोडक्शन है कि पटना कलम की संज्ञा क्यों इसे दी गई, पटना कलम जन अभिव्यक्ति थी, इसकी क्या विशेषता थी, वो इसमें मैंने शॉर्ट नोट से मेंशन किया है। फिर उदाहरण दिया है 2-3 जो इम्पोर्टेंट जो इसे कलाकार थे जिनका मतलब जिन्होंने कुछ अपनी चित्र बनाए थे जिसका बहुत नाम हुआ था, वो उदाहरण है। चित्रकला शैली में क्या क्या विशेषता थी वो यहाँ पे मेंशन किया है। इसकी विशेषताओं को हम 2 भाग में मुख्य रूप से बांटकर समझ सकते हैं, एक बाह्य और आंतरिक। बाह्य में आकार, रंग, तुलिका, और चित्रपट में देख सकते हैं तुलिका वही जो ब्रश का यूज करते थे, तो जैसे महीन काम के लिए हम गिलहरी का बाल का प्रयोग करते थे, मोटा काम के लिए बकरी, सूअर, भैंस के गर्दन के बाल का प्रयोग करते थे। आकार में लघु चित्र होता था। रंग, इसमें जो रंग यूज होता था चित्रों में और उस रंग को कहाँ से प्राप्त करते थे वो विशेषता में लिखा गया है, आप इसको आंसर में मेंशन करें। फिर आंतरिक में भाव क्या था, भाव तो साधारण था, जन अभिव्यक्ति था। विषय क्या होता था, साधारण जनजीवन या फिर जो उस टाइम पे समाज की जो अच्छाइयाँ थी या फिर जो समस्याएं थी वो उसके विषय वस्तु होते थे। परिवेश का चित्रण, पशु पक्षी। फिर चित्रपट में किस किस चीज़ का प्रयोग होता था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ये PDF आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद लास्ट में आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या बारीकी कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते थे। पक्षियों के चित्रों के बारे में ये कहा जाता था कि इतनी बारीकी से उनका चित्रण किया गया है जैसा लगता था कि इस संबंध में चित्रकारों को विशेष ज्ञान है। अन्य विशेषता के बारे में यही है कि डॉट की संकल्पना दी गई थी जो वर्तमान में लेजर प्रिंट में देखा जाता है। अपनी अपने समय की समस्याओं का भी चित्रण किया गया है, वर्तमान स्थिति में कहाँ कहाँ इसका साक्ष्य मिलता है और क्या चुनौतियां रही थी उस टाइम पे, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे नहीं किया जाता था क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जो पैसे की कमी होती थी, बहुत ज़्यादा संरक्षण नहीं मिलता था। तो ये सब चुनौतियां लिख सकते हैं, एक संतुलित निष्कर्ष भी लिखते हैं, तो इससे आपका आंसर परिपूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स अगर बना लेते हैं और एक डिटेल अपना बुक पढ़ने के बाद इसे बनाएं तो आपका GS पेपर 1 का जो सेक्शन 1 है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो 3 कला का तो हो गया, लेकिन आगे जो सिलेबस में है विद्रोह, जनजाति विद्रोह, तो मुख्य रूप से हम लोग संथाल और मुंडा विद्रोह पढ़ते हैं, उसका भी शॉर्ट नोट्स मैं अगले वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। और उसके बाद जो 4-5 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका भी शॉर्ट नोट्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट नोट्स आप लोग के लिए सहायक साबित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।